Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this session. एस्पेरेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों ने पिछले सेशन को अटेंड नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले सेशन को देखें, तभी आगे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनुराग झा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है स्टडी बाय अनुराग झा। इस पर आपको सारी PDF दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पेरेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या था उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या था फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिक है। क्यों है, आगे देखते हैं। थ्रू बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसे बोरो किया गया है एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो बोरो वर्ड है ये एक निगेटिव वर्ड है। हम कहीं से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो नहीं किए हैं। हमने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, उनको अपने अकॉर्डिंग रेक्टिफाइड करके इम्प्लीमेंट किया है। हमने कहीं से बोरो नहीं किया। एक्चुअली उसको सीधे के सीधे प्रिंट आउट नहीं कर दिया, आप ऐसा कर सकते। हम 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल के इम्प्लीमेंट किया। क्या है, बोरो एक निगेटिव वर्ड है, इसे आप ध्यान रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल साइलेंट फीचर दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड हैं अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एट द आउटसाइड दैट a number of original feature of the constitution had adopted in 1949। जैसा कि हम जानते हैं ओरिजिनली हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 1949 में। हैव अंडरगोन ए सब्सटेंस चेंज ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट। हमने काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी किए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th, 42, 44, 73, 74, 73 और 74 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका अमेंडमेंट है बताइए, मैं पहले सेशन में आपको बता चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने पहले का सेशन अटेंड नहीं किया मेरा, वो प्लीज़ पहले का सेशन अटेंड करें। सभी इंटरलिंक करेंगे चैप्टर, ये आप ध्यान रखें इस बात को। 97-101 फर्स्ट अमेंडमेंट, इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 इज नॉन एन म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। Due to important and large number of changes made by its various parts of constitution, however, in the Keshavanand Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constitution power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। चलिए पहले हम इसे इरेज करते हैं, फिर मैं इसे आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। एस्पेरेंट्स, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1973 में, जिसे केशवानंद भारती केस कहते हैं, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था केशवानंद भारती केस 1973। इसे हम आगे भी जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। The silent feature of the constitution as it stands today are as follows। में फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो है सो लेंथीएस्ट संविधान है, ऐसा काफ़ी लोगों ने कहा है, इसे हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटेन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनलाइक अनरिटेन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इस बात को समझते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है अमेरिका में, और जो अनरिटेन है वो कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। इतना ही था इस लाइन में, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो संविधान है ये लेंथीएस्ट है, कहाँ पे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा।
ये यहाँ मेंशन भी है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलोबरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली एलोबरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंड ए प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स, मैंने आपको कल भी बताए थे, और 8 शेड्यूल, इतने थे। प्रेजेंट ये डाटा बुक का है, आप यहाँ पे प्रेजेंट डाटा समझ लें। 2021 इट कंस्टिट्यूट्स ए प्रीएम्बल, 470 आर्टिकल्स, और ये 22-25 पार्ट हो चुके हैं, और 8 शेड्यूल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसे इरेज करेंगे, फिर आगे देखेंगे। The various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles and one part 7 and added about 95 articles, 4 parts, that is 4A, 9A, 9B, 14A and 4 schedule 9, 10, 11, 12. No other constitution in the world have so many articles and schedules. चलिए इस बात को देखते हैं। एस्पेरेंट्स आप ध्यान से देखिए इस बात को। वेरियस अमेंडमेंट किया हमने 1951 में, 1951 में। डिलीट किए 20 आर्टिकल को और 1 पार्ट को जो था 7, और ऐड किए 95 आर्टिकल्स और 4 पार्ट को, डेट इज 4A, 9A, 9B एंड 14A, और 4 शेड्यूल को 9, 10, 11, 12। और कोई भी संविधान में इतने सारे आर्टिकल और शेड्यूल नहीं है वर्ल्ड में। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। 4 factors have contributed to the elephant size of our constitution. They are 4 फैक्टर की वजह से हमारे संविधान को एलिफेंट साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो कौन से 4 फैक्टर हैं उसे भी हम देखेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर पहला नंबर है, ए, दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। बी, हिस्टोरिकल फैक्टर, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज बल्कि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जिसे हमने पढ़ा था। अगर जिन भी बच्चों ने मेरे पहले सेशन को नहीं अटेंड किया उसे अटेंड करें, मैंने इस काफ़ी डिटेल में इसे समझाया था जो बल्कि था। सी में है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर और स्टेट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं। डी है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, इसका मतलब होता है दिग्गज, ध्यान रखें। ल्यूमिनरीज का मतलब होता है दिग्गज। जो दिग्गज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। आप इस बात को जितना स्टार चाहें उतना स्टार लगा लीजिए। हमारा जो संविधान है वो ना सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता है गवर्नमेंट्स का, बट डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी बताता है, बट डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी बताता है। फर्दर दोज मैटर विच इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव been left to the ordinary legislature or established political convention have been also included in the constitution document itself in India। पहले इसे इरेज करेंगे फिर देखेंगे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल कन्वेंशन को भी इंक्लूड किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, इसे देखते हैं क्या था ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज borrowed most of its provision from the constitutions of various other countries as well as from the government of India Act 1935। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने मोस्ट ऑफ द प्रोविजन को बोरोड किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ध्यान रखें इस बात को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the constitution of India has been framed after ransackings of all the known constitution of the world। रैंसैकिंग का मतलब होता है छानबीन करके। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, पहले से इरेज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, पहले इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए इस बात को देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ल्ड को देख के, छानबीन करके, सभी देशों के संविधान को देख के लगभग छानबीन करके उसे फ्रेम किया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। आगे देखते हैं।
Structural part of the constitution is to a large extent derived from the Government of India Act 1935. Aspirants आप जितनी स्टार चाहे उतने स्टार लगा लें, पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान का, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफिकल पार्ट हमारे संविधान का जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से लिया गया अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्पेक्टिवली, और पॉलिटिकल पार्ट हमारे संविधान का लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्ट लिया गया है ब्रिटिश से, ठीक है। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। अदर प्रोविजन हमने इन तमाम देशों से लिया है, ठीक है, कंट्रीज से लिया है। आगे देखते हैं। The most profound influence and material source of the Constitution is the Government of India Act 1935। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मोस्ट profound influence material source हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, द पब्लिक सर्विस कमीशन, द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। इन सब ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल और टू बी बियर ए क्लोज रिसेंबल टू द 1935। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे फर्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे पहले चैप्टर्स को देखें, मैंने काफ़ी डिटेल में उसे पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम देखेंगे। इसमें कहा जाता है कि हमारा संविधान रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, इसे हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में बताएंगे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड और फ्लेक्सिबल, या तो कठोर होगा या फ्लेक्सिबल होगा। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। जो कठोर संविधान होगा, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें स्पेशल प्रोसीजर होते हैं अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। इसको अमेंड करने के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही अमेंड कर सके, और उसे कहते हैं ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। हमारा संविधान जो है सो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। आइए इसे देखेंगे हम। एस्पेरेंट्स, इस आर्टिकल 368 को आप ध्यान रखेंगे, ये अमेंडमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके दोनों पार्ट्स को देखते हैं। सम प्रोविजन कैन बी अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, दैट इज ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। चलिए पहले इसे हम इरेज करेंगे, फिर देखेंगे। एस्पेरेंट्स, आप इसे ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कहा जाता है कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जिसे 2/3 कहते हैं। मतलब 3 आदमी में 2 आदमी प्रेजेंट होना चाहिए और वोट करना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यही बात था। एस्पेरेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, 24 आवर के अंदर हमारी टीम को जवाब देगी। एस्पेरेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसपे आपको सारी PDF दे दी जाएगी। आप हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय अनुराग झा को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। Some other provision can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the states। कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिसे अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट में, एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ बाय और हाफ ऑफ द स्टेट, और हाफ ऑफ द स्टेट से भी पास कराया जाता है, ठीक है। At the same time, the provision of the Constitution can be amended by a simple majority of the Parliament in the manner of ordinary legislative process.
नोटेबली दिस अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। चलिए इसे समझते हैं हम। कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी के साथ भी हम अमेंड करते हैं, जिसे हम जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव होते हैं, इसे हम अमेंडमेंट कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आर्टिकल 368 की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, फेडरल नहीं क्वाज़ी फेडरल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वन वर्ड में ये पूछ लिया जाता है। फिलहाल हम इसे फेडरल ही मान के चलेंगे। सेंट्रल और स्टेट तो होते हैं। काफ़ी डिटेल में आगे के चैप्टर में मैं आपको फेडरलिज्म बताऊंगा। इट कंटेंस, और हमारा संविधान क्यों हम क्वाज़ी फेडरल है, इस बात को भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा अगले चैप्टर्स में। अब बस बने रहें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट कंटेंस ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ ए फेडरेशन। ठीक है, हमारा संविधान जो है रखता है हर एक यूजुअल फीचर फेडरेशन का। टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट में होती है। डिवीजन ऑफ पावर होता है दोनों के बीच में। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं है भी। रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस जुडिशरी बाइकैमरल। चलिए आगे देखते हैं। However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal features. ठीक है, with a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrity of judiciary, appointment of state governor by the central, all India service, emergency provision and so on. चलिए इस बात को समझते हैं। पहले इरेज करेंगे, काफी प्रॉब्लम हो रही है वरना देखने में। एस्पिरेंट्स, हमारा जो संविधान है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर भी रखता है फेडरल फीचर के साथ साथ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, आगे देखते हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। मोreover, the term federation has now been used in the Constitution, Article 1. On the other hand, described India as union of states. ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, विच implies two things. One, Indian federation is not the result of an agreement by the state, and two, no state has the right to secede from the federation. इस बात को जितनी स्टार चाहे आप लगा लें। पेरेंट्स, हमारा संविधान ऐसा फेडरेशन को नहीं फॉलो करता है कि हम किसी स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं किए। जिस प्रकार अमेरिका में 50 स्टेट्स आए और आपस में वो लोग एग्रीमेंट किए हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हमारा जो स्टेट है वो कभी सीड अलग नहीं हो सकता है इस फेडरलिज्म से। अमेरिका में जब चाहे तब अलग हो सकता है। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। Hence, the Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit, quasi-federal by K.C. Ware। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले पॉइंट में K.C. Ware साहब ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वाज़ी-फेडरल है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉर्सी जोन्स, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ये सब पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, किसने कहा था? तो मॉरिस जोन्स ने कहा था ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसे ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन बाय यूनियन जोन। सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑप्टेड, चुना, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वैसा क्यों किया? ब्रिटिश को ही क्यों चुना, अमेरिकन को क्यों नहीं? इसे हम देखते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। व्हाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन। इसमें ये दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, किसमें? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दो अलग अलग लोग होते हैं।
ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे क्या होता है, लेजिस्लेटिव वाले ही एग्जीक्यूटिव में होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, ये हमारे एमपी भी हैं और ये हमारे मंत्रालय में भी है, ये एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो लेजिस्लेटिव होंगे वो अलग होंगे, जो कानून बनाएंगे वो अलग होंगे और जो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो अलग होंगे। आप इसे इतना लेवल में समझिए, हमारे देश में राजनाथ सिंह साहब कानून भी बनाएंगे और उसे वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए। ठीक है, पहले हम अब इसे एरेज करेंगे, फिर आगे के पॉइंट को देखेंगे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, responsible government and cabinet government. The constitution established the parliamentary system not only at the center but also at the states. गवर्नमेंट द पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है उसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है गवर्नमेंट का। ये वेस्टमिनिस्टर वही है जो लंदन में हमारा लंदन का जो पार्लियामेंट, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट लंदन में है उसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है और ये कैबिनेट गवर्नमेंट होता है, जैसा कि हम अपने भी कंट्री में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने सिर्फ स्टेट में ही नहीं, सेंटर में ही नहीं, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, फीचर को देखेंगे। ए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेजेंस कौन होता है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल, इस बात में काफ़ी स्टूडेंट फ्यूज होते हैं, आप इस यहाँ समझे। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेसिडेंट जो नॉमिनल हेड होते हैं, का कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, ये नॉमिनल हेड होते हैं। सेकेंड है रियल एग्जीक्यूटिव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इन्हें हम हेड ऑफ गवर्नमेंट भी जानते हैं। चलिए इन्हें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, फिलहाल इतना ही समझे। सेकेंड, मेजोरिटी ऑफ पार्टी रूल, जैसा कि हम जानते हैं अभी बीजेपी रूल कर रही है, मेजोरिटी में है। सी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मैंने आपको पहले भी बताया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति। राजनाथ सिंह साहब का एग्जाम्पल हमने लिया था। डी, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप होता है मिनिस्टर का लेजिस्लेचर में। ई, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, लीडरशिप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो सेंटर में और स्टेट में चीफ मिनिस्टर साहब। अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर, आप लोग बताइए, सबको पता होना चाहिए, मोदी साहब है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, डिसॉल्व होता है लोअर हाउस हमारे यहाँ, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, कब होता है, हर एक 5 साल पे इलेक्शन देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, कितनी बार बता चुके हैं, ब्रिटिश पैटर्न पे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड है। देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन कुछ डिफरेंसेज हैं जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ हमारा जो पार्लियामेंट है ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं जो पार्लियामेंट जो चाहेगी वो होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसे नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी तो, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज ए हेरिडेटरी हेड, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इंडियन स्टेट में जो होता है ये इलेक्टेड हेड होता है, जो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, यहाँ वहाँ अभी भी हेरिडेटरी है, मोनार्की सिस्टम ही चलता है। ब्रिटेन में सिस्टम तो पार्लियामेंट्री ही है, पर वहाँ हेरिडेटरी ही हेड होता है, मोनार्की ही होता है, मतलब एक रानी थी एलिजाबेथ, उनका ही वंशज अभी भी वहाँ हेड है, चलता ही आ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और 1-5 साल पे हमारे राष्ट्रपति साहब भी बदल जाते हैं। अभी कौन है राष्ट्रपति आप लोग बताएं, फिलहाल अभी रामनाथ कोविंद साहब है। मैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा, आगे प्रेसिडेंट चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, वहाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने होंगे। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट,
जैसा कि हम जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया और ब्रिटेन दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रोल होता है वो सिग्निफिकेंट है। एंड क्रूशियल दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल इट ए प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, और जैसा कि हम सब जानते हैं इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका 6 पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। आइए इसे देखते हैं। The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British Parliament, while the principle of judiciary supremacy with that of American Supreme Court. Just as the Indian parliamentary system differ from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in US. चलिए इस बात को समझते हैं। इस बात को हम पीछे भी समझते हुए आए हैं। सॉवरन पार्लियामेंट ब्रिटेन में होता है और जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका में होता है। जो अमेरिकन का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एक्जिस्ट इन यूएसए। हम इन दोनों सिस्टम से डिफर करते हैं, यही इस बात को लिखा था। आगे हम देखते हैं। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किए हैं लॉ के द्वारा, कंटेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 में। Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judiciary supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament, on the other hand, can amend the major portion of the Constitution through its constituent power. चलिए इस बात को समझते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, फ्रेमर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने प्रीफर किया प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन ब्रिटिश प्रिंसिपल को, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी को, एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी को। बट आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं। मैं आपको पहले भी डिस्कस करते आया हूँ, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अगर चेंज करेगी उसे सुप्रीम कोर्ट नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं था इस पॉइंट में। आगे देखते हैं। आगे है 7 पॉइंट इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, से हम डील करेंगे, फिर आगे देखिए। The Indian Constitution establishes a judicial system that is integrated as well as independent. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब सब जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन नीचे आ जाएंगे सेशन कोर्ट, ये सब जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है सबका काम अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर देंगे हाई कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स ऑर्डर देंगे सेशन कोर्ट्स को, ऐसा नहीं है इनका ऑर्डर यहाँ नहीं चलेगा, इनका ऑर्डर यहाँ नहीं चलेगा। ये सब इंटीग्रेटेड है, सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द, एक मिनट स्टूडेंट्स, पेन लेना भूल गया, पेन ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा देर पहले ही। सुप्रीम कोर्ट टॉप है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कंट्री में। बिलो इट देयर एज हाई कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट है यानी स्टेट लेवल। अंडर ए हाई कोर्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे हम सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं ये सिंगल सिस्टम कोर्ट है, इन्फोर्स करता है सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को। अनलाइक in USA where the federal laws are imposed by federal judiciary and by the state laws are imposed by state judiciary. USA में क्या होता है पेरेंट्स, जो फेडरल लॉ है उसे फेडरल जुडिशरी देखेगी और जो स्टेट लॉ है वो उसे स्टेट जुडिशरी देखेगी। दोनों आपस में कोई इंटीग्रेटेड नहीं होता है।
लेकिन हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट को कहेगी वो उसे सेशन कोर्ट को मानना पड़ेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फेडरल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और स्टेट कोर्ट अपना फैसला सुनाई गया। चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसे हम गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें। गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। गारंटर कौन है हमारे फंडामेंटल राइट के? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और काफी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान रखें, गारंटर है ये हमारे फंडामेंटल राइट के, सिटीजन का। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा हैंस। The Constitution has made various provisions to ensure its independence, security of the tenure of the judge, fixed service condition for the judge, all the expenses of the Supreme Court charge on the Consolidated Fund of India, provision on discussion on the conduct of judge in the legislature, ban on practice after retirement, power to punish for its contempt vested in the Supreme Court, separation of judiciary from the executive and so on। चलिए इस बात को पहले हम इरेज करेंगे, ध्यान समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। एस्पिरेंट्स आप ध्यान दें, यहाँ से देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस प्रोविजन बनाई हुई है इंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंस को, सिक्योरिटी जो जज का होगा, टेन्योर फिक्स होगा, फिक्स उनका सर्विस कंडीशन होगा जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, और जितने भी एक्सपेंसेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाएंगे। प्रोविड किया डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जज इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। बैन किया प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, वरना तो ये लोग दिक्कत करते हैं, इसलिए अगर रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन कर दिया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 8 फंडामेंटल राइट्स, 8वें नंबर पे हम देखेंगे। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल ऑफ द सिटीजन। 11 को आप इग्नोर करेंगे। टोटल कितने फंडामेंटल राइट? 6। पहले कितने थे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर सेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। The fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy। फंडामेंटल राइट जो है प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ये ऑपरेट करता है जस्टिस सिविल इन नेचर, ठीक है। दैट इज मेड अनफोर्सेबल बाय द कोर्ट वायलेशन। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर भी होता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने का। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सो इशू करता है रिट्स, जिसे हम कहते हैं बिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सिटोरियो के वारंट, रिस्टोरिंग फॉर हिज राइट्स, हमारे राइट को रिस्टोर करने के लिए। इसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, आप बस इतना समझे। आर्टिकल 32 के तहत हम रिट्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। आप इस बात को फिलहाल ध्यान रखें, मैं लिख देता हूँ 226, ध्यान रखेंगे। वैसे आगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स are not absolute and subject to reasonable restriction, or they are not sacrosanct repealed by the parliament through a constitution amendment act। जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। दे कैन सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय 20 और 21। पेरेंट्स इस बात को आप काफ़ी स्टार लगा लें, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल्स 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट में।
चलिए 9th पॉइंट है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है स्टेट को, कैसा अब हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट्स, घबराने की बात नहीं है, हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर ही है, यहाँ बस एक ओवरव्यू चल रहा है, इसे काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक नोबल फीचर है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बताया, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दे इन्यूमिनेटेड इन पार्ट, ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे, शायद यहाँ मिस्टेक है कुछ टेक्निकल थिंग्स, बट डोंट वरी, आपको जब PDF मिले तो वो ठीक रहेगा, इसे आप लिबरल इंटेलेक्चुअल पढ़ें फिलहाल। द DPSP आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। दे सीक टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये वेलफेयर ऑफ स्टेट करना चाहती है भारत को। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट, द DPSP ये नॉन जस्टिसेबल होती है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर इसका वायलेट होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दैट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। येट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर दैट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है क्योंकि हमारा गवर्नेंस ठीक ढंग से चलता रहे, इसलिए ठीक है, ठीक तरीके से हमारा गवर्नेंस चलता रहे। एंड इट शैल बी ड्यूटी बाय स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, और स्टेट का ये ड्यूटी है कि अप्लाई करें इन प्रिंसिपल्स को। ठीक है, हैंस दे impose a moral obligation on the state authorities for their application, but the real force sanction behind them is political, that is public opinion। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द मिनर्वा मिल केस 1980, इस 12 को आप इग्नोर करेंगे, टेक्निकल टीम वाले क्यों नहीं देखते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSP। आप इस बात को जितना चाहें उतना स्टार लगा लें। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक है और ये बैलेंस बनाता है फंडामेंटल राइट्स और DPSP। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था DPSP और फंडामेंटल राइट्स जो है बेडरॉक से है और बैलेंस बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस बात को काफ़ी ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का था। क्या आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स के साथ हमारे कुछ ड्यूटी भी पड़ते हैं, इस बात को हम देखेंगे। तो चलिए ड्यूटीज़ को देखते हैं, क्या है हमारा ड्यूटी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दीज वेर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77, जैसा कि हम जानते हैं इमरजेंसी के दौरान इसे ऐड किया गया था। इमरजेंसी कब लगा था हमारे कंट्री में, 1975 to 1977 तक इंदिरा गांधी का इस समय गवर्नमेंट था। बाय द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी, आप इस बात को स्टार लगा के लिख लें। सोरेन सिंह साहब कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है तो बच्चों को। तो सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 90 of 2002 added one more fundamental duty। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में हमने ऐड किया था वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये है which consists of only one article, that is 51A, specifies the 11 fundamental duties। 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। These to respect the constitution, national flag and हमें जो है नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को हमारे कंट्री में। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, प्रमोट करना है कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारावाद। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोज्ड कल्चर एंड सो ऑन। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज रिमाइंडर टू सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स दे हैव आल्सो बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज। बिल्कुल सही बात है,
अगर हम राइट्स को एंजॉय करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ड्यूटी को भी पूरा करें। दे आउट टू देयर कंट्री। गाइस एस्पिरेंट्स, मैं एक बार और आपको कहते हैं, ये सब अभी ओवरव्यू चल रहा है। न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये सब एक चैप्टर है एस्पिरेंट्स, ये अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। Society and their fellow citizens. However, like the democracy directive principle, the duties are also non-justiciable in nature. TPSP की तरह फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मतलब इसका भी वायलेट होने पे हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से डीपीएसपी का भी वायलेट होने पे हम कोर्ट नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेट होने पे हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। चलिए आगे देखते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं पेरेंट्स। यह सत्यमेव जयते का एम्बलम, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। एक मार्क का ये क्वेश्चन बन जाता है एसएससी एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। मुंडको उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया था। ये हमारे देश की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, महात्मा गांधी। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको, जैसा कि सब लोग जानते हैं। एस्पिरेंट्स 2 मिनट का समय लेंगे आपका और फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। एस्पिरेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में महामारी फैल चुकी है, अभी तो फिलहाल शांत है, बट साइंटिस्ट बता रहे हैं इसका 3rd वर्जन आने वाला है। हमें बीट करना है कोविड-19 को जड़ से ही, जरा भी लापरवाह भी मत हो। वॉश करना है हैंड्स को फ्रिक्वेंटली, यूज करना है मास्क को, अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेस को, टेक कीजिए विटामिन सी को और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस को। एस्पिरेंट्स, और एक और जरूरी सूचना, टीका लगवा ले सब, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। किसी भी आप गलतफहमी में आप ना फंसे, आप टीकाकरण कर लें। आज के लिए यहीं रखते हैं। मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद। ठीक है स्टूडेंट्स।